हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूजीसी नेट क्लासेस में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ में हमने मैकियावेली स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मैकियावेली का इंट्रोडक्शन एंड कुछ थॉट्स के बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैकियावेली को कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम मैकियावेली से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम मैकियावेली के कुछ अन्य थॉट्स के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, ठीक है। अपने युग का शिशु या फिर उन्हें पुनर्जागरण का शिशु, उन्हें अपने युग का शिशु या फिर पुनर्जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, वैसे तो जितने भी विचारक होते हैं उन सभी पे उनके युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैकियावेली के चिंतन पर यह प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था, ठीक है। कौन सा प्रभाव? इटली की जो भी व्यवस्था थी, जो भी परिस्थिति थी, इटली की जो व्यवस्था थी, वहाँ की जो परिस्थिति थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। किस पर? मैकियावेली पे। मैकियावेली के चिंतन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है। मैकियावेली के चिंतन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव मिला था। उस टाइम पर वहाँ क्या था, जब मध्ययुगीन काल था, मध्ययुगीन काल, मिडिवल पीरियड। मध्ययुगीन टाइम पे क्या था, इस टाइम पे ना दो विचारधाराएं बहुत ज्यादा थी ट्रेंड में, बहुत ज्यादा प्रचलित थी दो विचारधारा। एक विचारधारा थी कि जो लोग बोलते थे जो न्याय है वो चर्च द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, यानी कि चर्च द्वारा ही जो है न्याय किया जा सकता है, ठीक है। जबकि कुछ लोगों का मानना था जो न्याय है वो राज्य द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, यानी कि राज्य में रहकर ही जो है लोगों को न्याय मिल सकता है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि धर्म द्वारा, ठीक है ना, चर्च द्वारा ही जो है फैसले सुनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। एक न्याय, अच्छा फैसला जो है चर्च द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना ये था। तो और इनमें कुछ लोग जो आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं पहले गैल्सियस सेकंड आते हैं इसमें ग्रेगरी सप्तम, नेक्स्ट आते हैं इसमें एक्विनस, इनकी बात कर लेते हैं। इन्हें कौन कौन, इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है सबसे पहले, इसमें आते हैं सबसे पहले दाते, ठीक है। सेकंड पे आते हैं एम पाडुआ, एंड लास्ट में आते हैं मैकियावेली, ठीक है। देखिए, इन लोगों का क्या मानना था? इन सभी लोगों का मानना था कि जो है चर्च सर्वोपरि होता है, ठीक है ना। चर्च क्या है? सर्वोपरि। इन लोगों ने चर्च को सर्वोपरि रखा है, जबकि
इन लोगों ने राज्य को सर्वोपरि रखा है, ठीक है ना। इन लोगों का मानना था क्या है कि जो चर्च द्वारा ही न्याय किया जा सकता है, जबकि इन लोगों का मानना था कि जो न्याय है वो राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। उसमें मैकियावेली भी आते हैं। मैकियावेली का भी यही मानना था कि राज्य द्वारा ही न्याय की स्थापना की जा सकती है, ठीक है ना। जो ये लोग जो मानते थे कि वही के जो है राज्य की अधीनता होनी चाहिए, राज्य की क्या होनी चाहिए, अधीनता। इन लोगों ने राज्य की अधीनता पर बल दिया था, जबकि इन लोगों ने क्या माना था कि राज्य द्वारा ही न्याय साबित किया जा सकता है, ठीक है। तो यही वजह थी जो पुनर्जागरण का शिशु या फिर अपने युग का शिशु इन्हें इसीलिए किया जाता कि इन्होंने जो ये जो चर्च था इसको खत्म करके इन्होंने आधुनिक मध्ययुगीन काल को खत्म करके आधुनिक विचार रखे थे अपने। क्योंकि मैकियावेली के जितने भी विचार थे वो वहाँ की जो इटली की जो उस समय की जो स्थिति थी उससे प्रभावित, ठीक है, इसलिए इन्हें अपने युग का शिशु भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उनके नैतिक विचारों के बारे में। नैतिकता से संबंधी उनके क्या विचार थे इस बारे में हम बात करते हैं। नैतिकता संबंधी विचारों से पहले हम उनके कुछ कोट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनको अपने युग का शिशु जो कहा जाता है इसके बारे में दो लोगों ने कुछ अपने बातें कही हैं। जैसे कि सबसे पहले है डनिंग की बात कर लेते हैं कि डनिंग ने क्या कहा है। देखिए डनिंग ने बोला है यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी, यह है प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी संपूर्ण अर्थ में अपने युग का शिशु था। तो ये क्या बोला है, डनिंग ने बोला है। डनिंग ने उनको देखकर, उनके विचारों को देखकर इसीलिए बोला उनको कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी संपूर्ण अर्थ में अपने युग का शिशु था, ये डनिंग ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं W.T. जोन्स की। W.T. जोन्स ने क्या बोला है मैकियावेली को लेकर। उन्होंने बोला है मैकियावेली को अपने युग का उन्होंने क्या बोला है, मैकियावेली को W.T. जोन्स ने मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश बताया है, ठीक है ना। ये कोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोटेशन जो भी है देखिए जो एग्जाम में है कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड जो भी इन विचारकों ने कहा है या फिर इनके बारे में जिन्होंने भी कहा है तो ये बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें याद करना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नैतिकता संबंधी विचारों के बारे में, उनके क्या विचार थे। नैतिकता संबंधी विचार,
हाँ, बात करते हैं हम नैतिकता संबंधी विचारों के बारे में। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बोला है मध्य युग में क्या था? मध्य युग के अंदर जो है राजनीति, धर्म और क्या था? नैतिकता। इन तीनों के अंदर एक घनिष्ठ संबंध बताया है मैकियावेली ने। उन्होंने बोला कि जो मध्य युग में राजनीति, धर्म और नैतिकता, इन तीनों के अंदर एक घनिष्ठ संबंध था। इसलिए इन्होंने राजनीति से नीति का पृथक्करण किया था। ठीक है, राजनीति से नीति का पृथक्करण किया था। क्या? राजनीति से क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीति से नीति का पृथक्करण किस विचारक ने किया था? तो राजनीति से नीति का पृथक्करण किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता को हटा दिया था। उनका मानना था कि राजनीति में नैतिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए डनिंग ने उनके लिए कोट्स बोला है। यहाँ पे डनिंग ने यहाँ पे एक उनके लिए कोर्स बोला। उनके लिए उन्होंने बोला है कि मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है। मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है। मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है और साथ में ही आधुनिक युग की शुरुआत करता है। ठीक है, डनिंग का कहना था ये। चलिए, अब यहाँ पे जो है मैकियावेली नैतिकता के दोहरे मापदंड की बात करता है। यानी कि नैतिकता के दोहरे मापदंड की बात करता है वो। दोहरे मापदंड की बात करता है। देखिए वो क्या बोलता है, यानी कि नैतिकता को वो दो तरीके से देखता है। वो बोलता है कि जो राज्य के हित को ना, वो नैतिकता को आधार मानता है। किसके? राज्य के हित को। राज्य के हित के लिए तो वो नैतिकता के आधार मानता है, पर वो बोलता है राजनीति में नैतिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बोलता है कि वो राज्य के हित को तो नैतिकता का आधार मान लेता है, लेकिन व्यवहार में वो राज्य में दो पक्ष मानता है। क्या बोलता है? वो बोलता है कि एक तो जो होता है शासक होता है राज्य में, क्या दो पक्षों को बात करता है। वो राज्य में दो पक्षों की बात करता है, शासक और शासित। हाँ जी, तो वो राज्य में शासक और शासित की बात करता है। वो शासक के लिए क्या बोलता है? शासक के लिए बोलता है कि शासक को नैतिकता की सीमाओं से उसने बाहर रखा है। यानी कि शासक पे वो नैतिकता का पालन करने के लिए नहीं कहता है। ठीक है ना, वो बोलता है कि एक शासक चाहे तो वो नैतिकता का पालन करे और चाहे तो वो नैतिकता का पालन ना करे। ठीक है ना, तो वो नैतिकता की सीमाओं से बाहर रखता है। दूसरा क्या बोलता है कि वो जो भी कार्य करेगा उचित होगा, चाहे वो अनैतिक हो। ठीक है ना, क्या बोलता है कि शासक चाहे जो भी कार्य हो,
अनैतिक या फिर नैतिक, वह दोनों कार्य करने के लिए फ्री है, ठीक है ना। वो नैतिक भी कर सकता है, नैतिक भी कर सकता है, ठीक है ना, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अफसर के अनुसार शेर व लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। अफसर के अनुसार क्या बोलता है शेर इसको, शासक को, कि अफसर के अनुसार शेर व लोमड़ी की नीति, बोलता है कि अफसर के अनुसार शेर व लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए शासक को, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि एक शासक को राज्य की रक्षा करनी चाहिए, ये भी बोलता है, रक्षा करने के लिए भी बोलता है। पर वो उसे किसी भी जो है नैतिकता से उसको बाहर रखता है, ठीक है ना, कि जो एक शासक है उस पर कुछ भी बाउंडेशन नहीं होती है, वो गलत सही जो भी कुछ उसको सही लगता है, चाहे वो कार्य अनैतिक ही क्यों ना हो, तो वो उसको भी कर सकता है, ठीक है। और शासित के लिए क्या बोला है, शासित का मतलब है यहाँ पर जनता, शासित का मतलब क्या निकाला है यहाँ पर मैकियावेली ने, जनता। शासित के लिए वो बोलता है कि नागरिकों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्या करनी चाहिए, आज्ञा का पालन। बोलता है कि नागरिकों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और क्या बोलता है, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि वो बोलता है कि जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको अपने पूरे कर्तव्य का पालन करना चाहिए राज्य के प्रति, चाहे एक शासक जो है अपने वो कुछ भी करे चाहे, ठीक है ना, उसको उसने फ्री रखा है। एक निरंकुश राज्य की उसने स्थापना की है एक राज्य के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं और इसके विचारों से आगे और क्या बोलता है ये। तो नैतिकता के दोहरे मापदंड के बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण इसने कैसे किया, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमारे मैकियावेली हैं वो क्या कहते हैं नैतिकता व राजनीति के पृथक्करण के बारे में। देखिए राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कैसे बताया था, उन्होंने बोला था कि एक राज्य अस्तित्व में कैसे आया था, इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था मानव स्वभाव। इसका कारण क्या था, मानव स्वभाव। क्या था इसका कारण, मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में बोला था। उन्होंने क्या बोला था कि अपनी सुविधाओं को दूर करने के लिए ही राज्य की स्थापना करते हैं मानव। इनको मानव स्वभाव है इनका, ठीक है ना। ये बहुत ही लालची होते हैं, लालची प्रवृत्ति के उसने, स्वार्थी प्रवृत्ति के उसने बात कही है मैकियावेली ने। तो ये बहुत ही लालची होते हैं, ठीक है, स्वार्थी होते हैं, इस कारण इनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किसकी, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो अपनी ही असुविधाओं को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है, अपनी सुरक्षाओं को दूर करने के लिए। तो और जो मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो राज्य की जो स्थापना है ना, वो क्या बोलते हैं कि शक्ति पर आधारित होनी चाहिए। किस पे, शक्ति पे आधारित, शक्ति पर आधारित राज्य की स्थापना की वो बात करते हैं। यानी कि एक राजा को वो पूरी शक्ति दे देना चाहते हैं कि एक राजा में पूर्ण शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने जो है सारे फैसले वो खुद से ले सके, ठीक है ना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, जो उसको ठीक लगे वो अपने अकॉर्डिंग जो है फैसले ले सके, ठीक है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि एक राज्य की स्थापना शक्ति पर आधारित होती है, ठीक है। नैतिकता का पालन, जैसे कि वो हमने बात की थी, नैतिकता का पालन करने वाले कौन थे, सावोनारोला। कौन था, सावोनारोला। ये एग्जाम्पल दिया था कि जो
ये क्या बोलते हैं, जो नैतिकता पर आधारित जो राज्य होते हैं, ठीक है ना, उनका पतन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। जो वहाँ का जो राजा होता है उनको खुद ही जनता ही मार देती है। जैसे कि सावर नरोला का एग्जांपल मैंने दिया था आपको। सावर नरोला का जो है, वहाँ की फ्लोरेंस की जो आक्रोशित जनता होती है वही उनको जिंदा जला देती है, ठीक है ना। पाप की गतिविधियों के कारण समझते हैं कि ये जो कारण है, इसी का जो फ्लोरेंस पे जो आक्रमण हुआ था स्पेन का, तो उसका कारण किसको मानते हैं, वो सावर नरोला की पाप की गतिविधियों को। इसीलिए वो सावर नरोला को जिंदा जला देते। तो इसीलिए मैकियावेली जो है कहते हैं कि नैतिकता पर आधारित जो राज्य होता है, जो नैतिकता का जो पालन जो शासक करते हैं, जो शासक होता है वो जो नैतिकता का जो पालन करते हैं, वो उनको जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए जो राजा को है ना, शक्ति पर आधारित राज्य की स्थापना करनी चाहिए। एक राज्य में पूर्ण शक्ति होनी चाहिए एक राजा के पास में, इसलिए वो शक्ति पर आधारित जो है राज्य की बात करते हैं। ठीक है। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। उन्हें फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति से नैतिकता को अलग किया था। क्या किया था, राजनीति से नैतिकता को अलग किया था, उसका पृथक्करण किया था। ठीक है, किसने, मैकियावेली ने। ठीक है। अंधकार युग चल रहा था और पुनर्जागरण का भी काल चल रहा था, यानी कि पुनर्जागरण काल यानी पोप की सर्वाधिक सत्ता, यानी कि पोप की सर्वाधिक सत्ता। ठीक है, पोप की सर्वाधिक सत्ता सत्ता थी। ठीक है, पोप साम्राज्य का शासन चल रहा था, इसी का शासन चल रहा था पुनर्जागरण के काल में, मध्ययुगीन काल में जो है, अंधकार युग जो भी था। ठीक है, तो इस टाइम पर धर्म की महानता बहुत ज्यादा थी। इस टाइम पे क्या थी, धर्म की महानता बहुत ज्यादा थी। धर्म सर्वोपरि था, सबसे ऊपर धर्म को रखा गया था। ठीक है, तो इस टाइम पर धर्म की महानता बहुत ज्यादा थी पॉलिटिक्स के अंदर। कहाँ पे, पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स के अंदर धर्म की महानता बहुत ज्यादा थी। पॉलिटिक्स जो है ना, धर्म के अकॉर्डिंग चलाई जा रही थी। वहां पे क्या था, जो पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग चलाई जा रही थी। ठीक है ना, धर्म के अकॉर्डिंग चलाई जा रही थी। पर मैकियावेली ने बोला था कि अब जो है ना, मैकियावेली ने क्या बोला, अब जो है पॉलिटिक्स जो है वो धर्म से गाइडेड नहीं होगी। उन्होंने क्या बोला, वो धर्म से गाइडेड नहीं होगी, वो नैतिकता से गाइडेड नहीं होगी। ठीक है, नैतिकता से गाइडेड नहीं होगी। और वो बोलते हैं, मैकियावेली क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नाउ पॉलिटिक्स गाइडेड बाय अ रूलर। ठीक है, गाइडेड बाय अ शासक, यानी कि अब जो है, क्या बोलते हैं मैकियावेली कि अब जो है राजनीति, अब जो है राजनीति किससे चलाई जाएगी, शासक द्वारा। ठीक है, धर्म द्वारा नहीं चलाई जाएगी, नैतिकता द्वारा नहीं चलाई जाएगी। अब एक राज्य होगा वास्तविक में, और राज्य में क्या होगा कि जो है एक शासक होगा, और वो शासक द्वारा ही राजनीति चलाई जाएगी। ठीक है ना, अब धर्म नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं हो, सॉरी, धर्म नहीं होगा, नैतिकता नहीं होगी। तो राजनीति से उन्होंने नैतिकता का पृथक्करण कहा था, इसलिए उन्हें मध्ययुगीन विचारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसलिए उन्हें, मध्ययुगीन विचारक। इसलिए उन्हें मध्ययुगीन विचारक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मध्य युग को खत्म करके और आधुनिक युग की शुरुआत की थी। ठीक है, इसलिए उन्हें मध्ययुगीन विचारक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक। और क्या कहा जाता है, और उनको कहा जाता है, उनको पुनर्जागरण की संतान भी कहा जाता है, पुनर्जागरण की संतान। ठीक है, चलिए, हमारा ये हो गया है नैतिकता पर पृथक्करण, नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण उन्होंने कैसे किया था। ठीक है, देख लिया हमने ये।
क्योंकि वहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा धर्म और नैतिकता को बहुत ज़्यादा महानता दी जाती थी। पर जब मैकियावेली ने अपने वहाँ की परिस्थिति को देखा तो उन्होंने बोला कि जो है अब जो है राजनीति नैतिकता से नहीं होगी गाइडेड, पॉलिटिक्स से नहीं, सॉरी, धर्म से नहीं होगी गाइडेड, अब जो है राजनीति जो है एक शासक द्वारा की जाएगी, ठीक है ना, एक राजा द्वारा की जाएगी, उसको उसको पूरी शक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो ये बोलते हैं मैकियावेली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतक। आधुनिक राजनीतिक चिंतक, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि इन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है इनको, ठीक है। देखिए पहले कुछ कोटेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सी ने क्या बोला है? मैक्सी ने बोला है सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक। मैकियावेली को क्या बोला है? सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक, ठीक है। ये किसने बोला है? मैक्सी ने, ठीक है। गैटल ने क्या बोला है इनके बारे में, वो भी देख लेते हैं हम। गैटल ने बोला है इनको मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक था, ठीक है। देखिए आधुनिक युग का आधुनिक युग का प्रथम विचारक, क्या प्रथम विचारक? आधुनिक युग का प्रथम विचारक जो है, इन प्रथम विचारक होने का इनको गौरव प्राप्त हुआ। तो उसके पीछे भी दो कारण थे। उसके पीछे क्या थे? दो कारण थे। पहला कारण क्या था? देखिए पहला कारण था इन्होंने अपने चिंतन द्वारा ही मध्य युग की विचारधारा का अंत किया था। अपने चिंतन द्वारा मध्य युग की विचारधारा का अंत किया था। ठीक है। तो आधुनिक राजनीतिक चिंतक होने सबसे पहला जो प्रथम विचारक बने, ये सबसे पहले प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक जो बने ये, तो उसके पीछे होने के भी दो कारण थे। पहला था कि मध्य युग की विचारधारा का इन्होंने अंत किया था, ठीक है। क्योंकि जो पुनर्जागरण का जो इन्होंने अंत किया था, जो लोग मानते थे कि जो न्याय है, न्याय जो है, न्याय का जो स्रोत है वो चर्च है, ऐसी विचारधाराओं का इन्होंने क्या किया था? अंत किया था, ठीक है। ऐसी विचारधारा का अंत किया और आधुनिक युग को ये लेकर आए थे, ठीक है। और सेकंड क्या है? सेकंड है कि इनके जो विचार थे ना, इनके विचारों में बहुत से ऐसे तत्व या बीज या संकेत थे जो आधुनिक राजनीति तक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, ठीक है। उनके विचारों में ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं, तत्व, बीज या संकेत भी कह सकते हैं। संकेत ऐसे पाए जाता है कि जिससे हमें पता लगता है कि ये आधुनिक राजनीतिक चिंतन की ये आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है ना। उनके विचारों के अंदर ऐसी बातें थी, ठीक है। चलिए
तो इन्हीं दो कारणों की वजह से इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक, सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पोपशाही, जो वहां पे जो पोपशाही था, इन्होंने पोपशाही, ठीक है, मध्ययुगीन जो ईसाई चिंतन था, ईसाई चिंतन जो था, ईसाई चिंतन था, उसका विरोध करके उसके प्रभाव को उन्होंने क्या किया था, कम कर दिया था। पोपशाही का जो प्रभाव जो था इन्होंने कम कर दिया था, इन सब के प्रभाव को कम कर दिया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम भाड़े की सेना के बारे में। उन्होंने भाड़े की सेना के बारे में बात करी है, तो आगे हम बात करते हैं भाड़े की सेना के बारे में। भाड़े की सेना, भाड़े की सेना के बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने 3 तरह की सेना के बारे में बताया है, 3 तरह की सेना के बारे में बताया है। 3 तरह की सेना कौन कौन सी है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 तरह की बताई थी, देखिए पहली जो उन्होंने बताई है वो होती है परंपरागत सेना। परंपरागत सेना। फिर एक होती है भाड़े की सेना। तीसरी बताई हुई है उन्होंने राष्ट्र सेना। राष्ट्रीय या फिर नागरिक सेना, ठीक है। इन तीनों सेना के बारे में उन्होंने बात करी है। तो ये वो क्या बताता है, परंपरागत सेना कैसी होती है। जो परंपरागत जो सेना होती है वो इटली के सभी राज्यों में होती है, यानी कि फ्लोरेंस में भी है, नेपल्स में भी है, मिलान में भी है, ठीक है। इन सभी राज्यों में जो है इटली के सभी राज्यों में होती है, ठीक है। ठीक है, इटली के सभी राज्यों में होती है। इसमें क्या होता है कि राजाओं प्लस सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनती है सेना। ये सेना बनती कैसे है, राजाओं प्लस सामंतों, राजाओं प्लस सामंतों के सैनिकों से, ठीक है। तो इटली के सभी राज्यों में सेना होती है परंपरागत सेना, और जो ये मिलकर किससे बनती है, राजाओं प्लस सामंतों के सैनिकों से ये मिलकर ये जो है सेना बनती है, ठीक है। बात करते हैं नागरिक सेना की, ये कैसे बनती है, सॉरी इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं भाड़े की सेना के बारे में। वो कैसी होती है, उसके बारे में मैकियावेली ने बोला है कि ये है अनुशासन नहीं होता इनके अंदर। इसके बारे में क्या बोला उन्होंने, अनुशासन नहीं होता इनके अंदर। ये विश्वास के लायक नहीं होती है, क्या, ये विश्वास के पात्र नहीं होती, विश्वास के लायक नहीं होती है। ये किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देती। क्या करती है, किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देती, ठीक है ना। ठीक है, किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई संकट आता है तो उसे अपनी सेना तो उपलब्ध होती है, पर परंपरागत सेना प्राप्त नहीं होती। कौन सी, ये वाली सेना उनको प्राप्त नहीं होती, ये वाली सेना प्राप्त नहीं होती, और वो कभी भी धोखा दे देती है। और इसी स्थिति में राजा जो है भाड़े की सेना प्राप्त करता है। तो फिर क्या करता है, राजा भाड़े की सेना प्राप्त करता है। पर जो भाड़े की सेना होती है ना, ये भी धोखा दे देती है, ये भी विश्वास के लायक ही नहीं होती है। ये भी क्या करती है,
जब देखती है कि हाँ भाई जिस पक्ष में ये मिली हुई है वो पक्ष हारने लगता है, तो ये धोखा देके सामने वाले पक्ष में भी शामिल हो सकती है, ठीक है ना, या फिर भाग जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली सेना भी विश्वास लायक नहीं होती है, और जो ये परंपरागत सेना होती है ये भी विश्वास के लायक नहीं होती, ये भी धोखा दे देती है। तो इसीलिए जो मैकियावेली होते हैं किस सेना के संगठन पर बल देते हैं, वो देते हैं राष्ट्रीय या फिर नागरिक सेना के गठन पर बल देते हैं, ठीक है, इसके गठन पे वो बल देते हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रीय या फिर नागरिक सेना होनी चाहिए, ठीक है ना। परंपरागत सेना या फिर भाड़े की सेना का वो विरोध करते हैं, ठीक है ना। वो इन दोनों को ही अविश्वासी मानते हैं, ये दोनों ही विश्वास के लायक नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम शासक के गुणों के बारे में। मैकियावेली ने क्या बोला है, शासक के गुण कैसे होने चाहिए, क्या इसके बारे में बात करी है। चलिए बात करते हैं शासक के गुण के बारे में। उन्होंने कैसे शासक के गुण क्या बोले हैं, देखिए उन्होंने एक निरंकुश राजा को समर्थन करते हैं, किसका, निरंकुश राजा का, निरंकुश राजा का। और निरंकुश राजा के बारे में उन्होंने कहाँ बात की है, अपनी बुक द प्रिंस के अंदर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि एक निरंकुश राजा जो है उसको शासन कला का क्या बोलते हैं, वो शासन कला में निपुण होना चाहिए, शासन कला में वो बिल्कुल निपुण होना चाहिए, ठीक है। जो द प्रिंस है इसके चैप्टर 18 में वो क्या बताते हैं, 18 में वो शासन कला से जो संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं ना, शासन कला से संबंधित, शासन कला से संबंधित जो भी सिद्धांत है, सिद्धांत व नियम है, उन्होंने उन सिद्धांतों व नियमों की बात की है लेसन 18 में, ठीक है। और ये उन्होंने सिद्धांत और नियम दिए क्यों हैं, ये दिए हैं कि जो है इससे जो है राज्य के हितों की रक्षा की जा सके, किसकी, राज्य के हितों की रक्षा की जा सके, राज्य के हितों की रक्षा की जा सकती है। चलिए और क्या बोलते हैं कि देखिए जो मैकियावेली जो होते हैं ना वो एक राजनीतिक चिंतक है, ये सब जानते हैं, राजनीतिक चिंतन है। और वो जो है इटली की जो राजनीतिक दूरदशा थी ना वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका मन था, मतलब उनकी इच्छा थी कि जो इटली है ना उसका क्या हो, राजनीतिक एकीकरण हो, ठीक है, राजनीतिक एकीकरण हो। तो इसलिए वो जो इटली को ना एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या है, निरंकुश राजा की बात करिए, किसकी, निरंकुश राजा की बात करिए। चलिए और क्या बोलते हैं वो निरंकुश राजा के बारे में कि मतलब एक राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसको लेके वो क्या बोलते हैं। सबसे पहला बोलते हैं वो कि एक राजा को शक्ति का अर्जन करना चाहिए, शक्ति का अर्जन, शक्ति का अर्जन मतलब कि वो बोलते हैं कि जो शासक का जो कर्तव्य होता है, जो काम होता है ना, वो राज्य में खाली शांति बनाना ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका काम होता है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, यानी कि अगर कोई बाहर का कोई राज्य होता है अगर वो आक्रमण कर दे तो उससे भी रक्षा करना भी एक शासक का काम होता है। और ये जो कार्य है ना ये शक्ति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः एक सफल शासक जो होता है ना उसके लिए जरूरी होता है कि शक्ति जो है वो अधिक से अधिक अर्जन करे, ठीक है ना, तथा प्राप्त शक्ति के आधार पर ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार करे, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि शक्ति का अधिक से अधिक अर्जन करना चाहिए एक राजा को, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड वो क्या बोलता है, वो बोलता है प्रशिक्षित राष्ट्र सेना होनी चाहिए, प्रशिक्षित, अभी हमने बात ही की थी, राष्ट्रीय सेना, भाड़े सेना, परंपरागत सेना। और क्या बात करते हैं, वो बोलते हैं प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए, यानी कि वो बोलते हैं कि मैकियावेली ने 3 प्रकार की सेनाओं के बारे में बात करती है, अभी हमने बताया था, परंपरागत सेना, भाड़े की सेना और राष्ट्रीय सेना, ठीक है ना। जो प्रथम प्रकार की जो सेना होती है वो इटली के सभी राज्यों में पाई जाती है। ये सेनाएं राज्य व सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। पर जब संकट काल में जब राजा को सेना की आवश्यकता होती है तो उसे अपनी सेना तो शीघ्र मिल जाती है, यानी कि अपनी जो परंपरागत सेना जो होती है उन्हें वो तो शीघ्र मिल जाती है, लेकिन किंतु विभिन्न सामंतों की जो सेनाएं होती हैं, यानी कि
पर वो शीघ्रता से मिल नहीं पाती, यानी कि किसी जैसे कि फ्लोरेंस की है, ठीक है ना, फ्लोरेंस की जो परंपरागत सेना है, अगर मिलान को अगर परंपरागत मिलान के पास भी परंपरागत सेना है, पर अगर उसको जरूरत पड़ जाती है इस सेना की, तो ये सेना क्या करेगी, ये धोखा दे सकती है, ये उसको विश्वसनीय नहीं होती है ये सेना। तो इस स्थिति में वो क्या बोलता है कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो राजा होता है वो धन व्यय करता है और वो भाड़े की सेना प्राप्त करता है, ठीक है। पर जो भाड़े की सेना होती है वो भी विश्वसनीय नहीं होती है। ये भी जो इस प्रकार की जो राज्य की सेना होती है, जो भाड़े की सेनाएं होती है ना, राज्य की परंपरागत सेनाएं व भाड़े की सेनाएं जो होती है, सुरक्षा की किसी भी राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती हैं। इसलिए मैकियावेली जो है इन दोनों क्या करता है, मैकियावेली इन दोनों प्रकार की सेनाओं का जो है विरोध करता है, और राष्ट्रीय सेना यानी कि प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना की गठन पर बल देता है, ठीक है ना, वो इनके गठन पर बल देता है कि प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बोलता है वो युद्ध के लिए तैयार। एक शासक को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। एक शासक को हमेशा युद्ध के लिए तैयार, यानी कि मैकियावेली जो है युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानता है, ठीक है ना, इसको युद्ध को राजनीति का अनिवार्य अंग मानता है। राज्य की रक्षा विस्तार के लिए वो युद्ध को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, ठीक है ना, कि एक अगर हमें राज्य का विस्तार करना है, राज्यों को आगे बढ़ाना है, तो युद्ध भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका कहना है कि शांति का जो काल होता है वो युद्ध की तैयारी का काल होता है, यानी कि जब हमारा जो है शांति होती है तब हम उस टाइम पे हम युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अतः राजा को शांति काल में भोग विलास, ठीक है, भोग विलास आलस्य आराम से बचकर अपना ध्यान सेना की वृद्धि में लगाना चाहिए। वो बोलता है कि जो जब शांति काल होता है, जब युद्ध नहीं होता है, तो उस टाइम पे एक राजा को ना भोग विलास, ठीक है, और आराम, ठीक है, इन सबसे अपना ध्यान हटा के कहाँ लगाना चाहिए, राज्य की रक्षा की वृद्धि में, यानी कि सेना की वृद्धि में, उनके प्रशिक्षण में लगाना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक जो है राजा को जो है युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या कहते हैं वो शांति काल की नीति भी अपनानी चाहिए। इसके बारे में बोलते हैं कि शांति काल में ना आंतरिक असंतोष उत्पन्न हो जाता है शांति काल में, और शासक की जो लोकप्रियता जो होती है ना वो कम होने लगती है, वो घटने लगती है। तो मैकियावेली जो कहते हैं कि शांति काल में शासक को प्रजा के सामने विकास संबंधी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या विकास संबंधी योजनाएं लेकर आना चाहिए। तो इसलिए वो मैकियावेली कहते हैं कि शांति काल में शासक को क्या करना चाहिए, प्रजा के सामने विकास संबंधी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि प्रजा को रोजगार मिले, ताकि प्रजा को क्या मिले, रोजगार मिले। वो अच्छी योजनाएं लाएंगे काम से रिलेटेड, ठीक है, तो जनता को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और इससे राजा की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और प्रजा में संतुष्टि रहेगी, और प्रजा हमेशा शांत भी रहेगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शांति काल की नीति अपनानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वो बोलते हैं व्याघ्र व्याघ्र लोमड़ी की नीति का पालन। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें मैकियावेली कहता है कि जो एक शासक होता है ना, उसको अपनी एक शासक की एक प्रमुख समस्या होती है कि उग्र विरोधियों का अंत करना, यानी कि जो अपने विरोधी हैं उनका अंत कैसे करे, ठीक है ना, और अपने जो एक शासक के विरुद्ध जो षड्यंत्र किया जा रहा है वो उसको भी कैसे असफल करे। इसीलिए वो कहते हैं मैकियावेली कि इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है ना, एक शासक को व्याघ्र शेर की भांति निर्दयी होना चाहिए, ठीक है ना, व्याघ्र शेर की भांति तो निर्दयी होना चाहिए, और अपने जो जो शत्रु हैं, ठीक है ना, उनका कठोरता पूर्वक वो अंत कर सके, और अपने विरुद्ध जो रचे गए जो षड्यंत्र हैं उनको फेल करने के लिए भी क्या होना चाहिए, उसको एक लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, चालाक होने चाहिए, ठीक है, एक लोमड़ी की तरह उनको चालाक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, वो बोलता है भय युक्त आचरण होना चाहिए।
इसमें मैकियावेली क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि मैकियावेली के अनुसार जो है ना प्रजाजनों को प्रेम करना चाहिए, यानी कि जो उनकी जनता होती है उनको प्रेम करना चाहिए और उनको भय के सॉरी 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 मैं दोबारा बोलती हूँ, भय युक्त आचरण। इसमें क्या कहता है मैकियावेली मैकियावेली कहता है, मैकियावेली का मानना है जो जनता होती है ना उनको दो तरह से कंट्रोल किया सकता है, प्रेम प्रेम से और डर से, यानी कि प्यार से और डर से जो है जनता को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो मानव स्वभाव जो होता है ना वो कुछ ऐसा ही है कि प्रेम की तुलना में क्या है, डर से ज्यादा जल्दी कंट्रोल होता है, मैकियावेली का ये कहना था। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलता है, इसलिए वो बोलता है कि एक शासक को चाहिए वह प्रेम प्रेम के स्थान पर भययुक्त आचरण करे। ठीक है ना, वो क्या बोलता है, प्रेम के स्थान पे क्या, वो भय युक्त आचरण करे, उनको डरा के रखे। ठीक है ना, एक वो निरंकुश राजा का रूप धारण करे और अपनी जो जनता है उसको डरा के रखे। और उसके साथ में ही मैकियावेली ये भी कहता है शासकों की अनुचित निर्दयता की नीति नहीं अपनाने की भी सलाह देता है, यानी कि ज्यादा भी उसको निरंकुश नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रजा जो है भयभीत होने के साथ ही शासक से घृणा भी करेगी और यह स्थिति शासन के सख्त के लिए खतरनाक होगी। ठीक है ना, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि उनको डराओ, उनको डरा के तो रखो पर इतना भी मत डराओ कि जो है जो प्रजा जो है वो बहुत ज्यादा घृणा करे अपने राजा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, वो बोलता है सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए एक राजा को। प्रदर्शन, ठीक है, सद्गुणों को प्रदर्शन कैसे करना चाहिए, वो बोलता है कि शासक में सद्गुण हो अथवा ना हो, चाहे तो सद्गुण हो चाहे ना हो, पर उन्हें उसका प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। इससे शासक को जो है प्रजा की श्रद्धा मिलती है, भक्ति आस्था एवं निष्ठा प्राप्त होती रहती है, किसकी, जनता की। ठीक है, जब शासक जो है वास्तव में सद्गुणी होता है तो प्राय उसे असफलता मिलती है, जैसे कि सावो नरोला थे। ठीक है ना, सावो नरोला को असफलता मिली थी। पर इसलिए मैकियावेली जो कहते हैं कि शासकों को सद्गुणों के प्रदर्शन के लिए शासक को स्वांग एवं पाखंड का सहारा लेना चाहिए। स्वांग, ठीक है, स्वांग एवं पाखंड यानी कि ढोंगी बनना चाहिए, यानी कि दिखावा करना चाहिए सद्गुणों का। ठीक है ना, चाहे वो सद्गुणी हो ना, पर उसे दिखावा जरूर करना चाहिए। अपनी जनता का क्या है, श्रद्धा और भक्ति प्राप्त आस्था निष्ठा जो है उसके प्रति बनी रहे, तो इसलिए एक राजा को सद्गुणों का क्या है, ढोंग करना चाहिए। ठीक है ना, उसे स्वयं को, और क्या बोलते हैं, उसे स्वयं को दयालु धार्मिक नैतिक न्याय एवं सत्यप्रिय दिखना चाहिए। ठीक है, किंतु आवश्यकता होने पर ठीक इसके विपरीत आचरण भी करना चाहिए। जैसे आवश्यकता पड़े उसे ये सब ढोंग उसको खत्म कर देने चाहिए और अपना नॉर्मल जो वैसे होता है वो वैसे ही बन जाना चाहिए उसको। ठीक है ना, उसको कठोरता से उसे आगे जो है कदम उठाने चाहिए। ठीक है, लोगों के प्रति। चलिए नेक्स्ट और क्या बोलता है वो, और क्या बात करता है कि एक राजा को और कैसा होना चाहिए, और वो बोलता है कि सामान्य सदाचार का पालन करना चाहिए। क्या, सामान्य सदाचार का पालन। सामान्य सदाचार का पालन यानी कि मैकियावेली जी कहते हैं, मैकियावेली का कहना है कि एक राज्य को हमेशा जो है सदाचार का पालन करना चाहिए, उसे वासनाहीन जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन उसे जो है हमेशा उन जो वासनाहीन जो जीवन जो व्यतीत करेगा, जो वो सदाचार है उन नियमों का उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर वो उल्लंघन करेगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जनता में जो है आक्रोश पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैकियावेली कहते हैं जो जो हमारी जो जनता है, जो राज्य की जो जनता है, तो एक राजा को राज्य की जनता की जो स्त्रियां होती है उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हरण नहीं करना चाहिए, उसे जो है अपने जो प्रजा का जो धन होता है ना उसको भी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, तो प्रजा के प्रति जो लूटमार की जो नीति होती है ना वो एक शासक को नहीं अपनानी चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो इससे क्या होगा, एक जो जनता है उनके मन में अपने राजा के प्रति विरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, इसलिए एक राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सामान्य सदाचार का पालन करना चाहिए। और क्या बोलता है कि पुरस्कार व दंड, पुरस्कार
और वो बोलता है कि पुरस्कार पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं मैकियावेली कि एक राजा को क्या चाहिए कि जो राज्य में जो योग्य लोग होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, ठीक है ना, तो उनको ना समय समय पर उसे सम्मानित करना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें अपने हाथ से पुरस्कार एवं उपाधियां देनी चाहिए। लेकिन जब कोई प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है उसको अगर दंडित करना हो तो शासक को यह कार्य अपने अधीनस्थ द्वारा कराना चाहिए। यानी कि जो मैकियावेली जो कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि पैसे वाला है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, प्रभावशाली है, अगर उसने कुछ दंड भी कर दिया है तो उसको खुद नहीं डांटना चाहिए, उसको खुद दंड नहीं देना चाहिए कि राजा को, उसे राजा को अपने एक, इससे क्या होगा वरना, ताकि शासक पर सीधा आरोप नहीं लगे। यानी कि जो प्रभावशाली जो व्यक्ति होगा वो, उसके मन में विरोध पैदा हो सकता है ना अपने राजा के लिए, तो इसीलिए और अगर आवश्यकता पड़े तो दंड को संशोधित भी करना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि दंड का रूप बदल देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसने कुछ ज्यादा बड़ा मतलब अपराध कर दिया है तो उसकी सजा अगर वो है क्या कहते हैं मृत्यु दंड है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उस दंड का स्वरूप बदलना चाहिए प्रभावशाली व्यक्ति के लिए, और दंड हमें चेंज कर देना चाहिए, उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो इसीलिए वो बोलता है मैकियावेली कि जो है एक राजा को हमेशा पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति अपनानी जरूर चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो राज्य के आर्थिक विकास में सहायता कैसे करनी चाहिए। राज्य के आर्थिक विकास में कैसे सहायता मिलनी चाहिए, वो बोलता है, मैकियावेली बोलता है कि शासक को ना स्वयं व्यापार व वाणिज्य संबंधी कार्य नहीं करनी चाहिए, किंतु उसे राज्य में इनके विकास में सहायता अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। राज्य में जो है कृषि व्यापार जो होता है, ठीक है ना, वाणिज्य का विकास नहीं होता है तो निर्धनता आती है इससे, ठीक है। अगर किसी भी राज्य में कृषि नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, वाणिज्य नहीं होगा, तो इससे किसी भी राज्य में निर्धनता आएगी और उसके कुपरिणाम के कारण क्या है, शासक को भोगने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये आएगी तो क्या होगा, इससे राज्य में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल सकता है, ठीक है। ऐसे में लोगों के मन में चोरी चकारी का ख्याल आ सकता है, ठीक है, लोग एक दूसरे का सामान हथियाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसलिए वो कहता है कि इसलिए इसको राज्य की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य को क्या कहते हैं, लोगों में रोजगार उत्पन्न, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कानूनों का पालन। नेक्स्ट बात करते हैं कानूनों का पालन। इसके बारे में मैकियावेली ने क्या बात करी, देखिए इसके बारे में मैकियावेली बोलता है जो एक राजा होना चाहिए ना, उसको अपने जो जनता होती है और जो उसके अधिकारी होती है उनसे ना कठोरता पूर्वक उन कानूनों का पालन कराना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे क्या है, भ्रष्टता कम हो जाएगी, ठीक है, प्रशासन में। और वो क्या बोलता है कि जो जो पदाधिकारी होती हैं, जो भी होते हैं पदाधिकारी जो होते हैं, जो वहाँ पे जो काम करते हैं, जो शासन व्यवस्था में होते हैं, तो उनको ना कानूनों से उनको बांध के रखना चाहिए, ठीक ठीक है, ताकि वो भ्रष्टाचार न फैलाएं, ठीक है। मैकियावेली और क्या बोलते हैं कि जो कठोरता पूर्वक कानूनों को लागू करने की बात कहते हैं मैकियावेली, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे लोगों में अपराध करने का जो है, अपराध पकड़ने की जो सोच है ना, उसको वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो कानूनों का पालन सख्ती से पालन करने पे जोर देते हैं मैकियावेली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य नीति। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य
देखिए इसके बारे में क्या बोला है। इसके बारे में जो है जो मैकियावेली है वो बोलते हैं कि शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जो कोई भी राज्य अधिक शक्तिशाली और प्रभु संपन्न न। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए उसको करना चाहिए कि राज्यों में ना सहयोग और शक्तिशाली राज्य की स्थापना ना हो। इस उद्देश्य के लिए उसको विभिन्न राज्यों में जो पड़ोसी जो राज्य होते हैं उनमें ना झगड़े उत्पन्न कराते रहना चाहिए। ऐसा मैकियावेली का कहना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य नीति जो है उसके अंदर एक राजा को अपना प्रभु संपन्न और शक्तिशाली राज्य की स्थापना करनी चाहिए और इसको कायम रखने के लिए अपने जो आपसी पड़ोसी जो देश होते हैं आस पड़ोस के जो देश होते हैं उनमें झगड़े उत्पन्न कराते रहना चाहिए और फिर स्वयं ही उनके विवादों में हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है ना, कि वे ऐसे विवादों को हल के लिए उनकी मध्यस्थता स्वीकारें जो आस पड़ोस के जो देश हैं। तो इसलिए मैकियावेली यही कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो है एक राजा को अपनी इस नीति का पालन करना चाहिए और राज्य अधिक से अधिक शक्तिशाली प्रभु संपन्न न हो सके कोई भी ना हो सके, खुद को उसका ही खुद राज्य शक्तिशाली व प्रभु संपन्न बना रहे। ठीक है, इसके लिए उसे आपसी पड़ोसी राज्यों में झगड़े उत्पन्न कराते रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विजित राज्य की प्रतिनिधि। विजित राज्य की प्रतिनिधि क्या बोला है उसने। देखिए इसके बारे में क्या बोला कि जब जो शासक होता है जब युद्ध में किसी राज्य को जीत ले तो उसे वो अपना उपनिवेश बना लेना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी मैकियावेली बोलते हैं किसी भी शासक कोई भी शासक होता है अगर वो किसी युद्ध में जीत जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उस हारे हुए राज्य को अपना उपनिवेश बना लेना चाहिए। ठीक है ना, इस विजित राज्य की प्रजा का विश्वास एवं मित्रता प्राप्त करनी चाहिए। तो जो हारा हुआ राज्य होता है उस जो वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो सैनिक होते हैं उनका विश्वास प्राप्त करना चाहिए एक शासक को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या बोलता है वो जनसंख्या संबंधी नीति के बारे में बात करता है। जनसंख्या संबंधी नीति क्या बोलता है कि एक शासक को ना अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होने देनी चाहिए ताकि राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हो। ठीक है, वो ये बात करता है। जहाँ हमारे रसू प्लेटो थे वो उन्होंने एक सीमित जनसंख्या के बारे में बात करा है, पर मैकियावेली ऐसे विचारक हैं, पहले से विचारक हैं, मतलब कि ऐसे विचारक हैं जिन्होंने जनसंख्या संबंधी नीति के बारे में बोला है कि जनसंख्या की वृद्धि करनी चाहिए ताकि हमारी क्या है सैनिक शक्ति बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं संप्रभुता पर उनके क्या विचार थे। इसके बारे में क्या बोला है मैकियावेली ने। देखिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई राज्य है तो वो अपने सारे डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, खुद लेने में वो इतना कैपेबल हो कि वो अपने सारे डिसीजन अपने स्टेट के जो भी डिसीजन है उसके वो खुद ले सके और अन्य किसी देश से किसी प्रकार की उसे परमिशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। कोई दूसरा स्टेट है, कोई राज्य है तो उससे उसे परमिशन लेने की आवश्यकता ना पड़े और अपने आंतरिक मामले जो भी उसके जो आंतरिक मामले हैं कुछ भी हैं तो उनको वो खुद सॉल्व आउट कर सके। ठीक है ना, उनको वो खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, खुद सॉल्व करे और मतलब कि बाहरी मामलों में भी और जो आंतरिक या फिर बाहर के भी जो कोई कुछ भी मामले हो उनको भी वो खुद सॉल्व करने में, खुद उन पर डिसीजन लेने में वो खुद पूरा स्वतंत्र हो। ठीक है, खुद वो फ्रीडमली उन पर काम कर सके। तो ऐसी स्थिति को ही संप्रभु कहा जाता है, ऐसे ही स्थिति को संप्रभु राज्य कहा जाता है। ठीक है ना, तो संप्रभुता का मतलब यही था। मैकियावेली जो है संप्रभुता को दो तत्व देते हैं, इसके दो तत्व मानते हैं। इसके संप्रभुता के दो तत्व उन्होंने बताए हैं। दो तत्व क्या है, यानी कि एक तो है देखिए अविभाज्यता। ठीक है,
और सेकंड उन्होंने बोला है निरंकुशता। सेकंड क्या बोला है? निरंकुशता। ठीक है, तो अविभाज्यता का मतलब क्या है? यानी कि शासक की शक्ति अविभाज्य होती है, यानी कि जो शासक की जो शक्ति होती है, एक राजा जो होता है उसकी जो शक्ति है उसके पास अविभाज्य शक्ति, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। ठीक है, उसकी शक्ति पर न ही नैतिकता का कंट्रोल रहेगा, न ही धर्म का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो अविभाज्य शक्ति होती है एक राजा के पास में। और वो क्या बोलते हैं कि जो मैकियावेली होते हैं ना, वो शासक की शक्ति को निरंकुश तथा अमर्यादित माना है उन्होंने। किसको अमर्यादित माना है? जो एक राजा की जो शक्ति होती है, शासक की जो शक्ति होती है, ठीक है, उन्होंने उसको निरंकुश तथा अमर्यादित माना है। वो बोलते हैं कि शासक की शक्ति पर आंतरिक क्षेत्र में कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना, आंतरिक क्षेत्र में भी नहीं होता और बाहरी क्षेत्र में भी कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना, वो बाहरी क्षेत्र में भी कोई दबाव जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके प्रति उत्तरदायी सीमा के बाहर भी सभी राजा समान होते हैं। ठीक है, मतलब और ना ही वो किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और वो सीमा के जो बाहर होते हैं ना, सीमा के बाहर जो बाउंडेशन है उनके स्टेट की, उससे जो बाहर जितने भी राज्य होते हैं या जितने भी राज्य होते हैं, कोई राजा जो उन राज्य के जो राजा होते हैं कोई बड़ा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ठीक है, सभी राजा वहाँ पर क्या होते हैं? सेम। सभी राजा वहाँ पे सेम होते हैं, सभी राजा वहाँ पे बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए ये था उनको संप्रभुता पर लेकर विचार। अब हम नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं। उन्होंने संविधानों के वर्गीकरण पर भी विचार दिया है। क्या बोला है उन्होंने संविधानों के वर्गीकरण पे? डस्टर कहाँ गया? अरस्तु की तरह अरस्तु ने शासन का परिवर्तन चक्र दिया था। ठीक है, कि शासन में कैसे परिवर्तन होता है, ऐसे ही जो है हमारे इन्होंने भी परिवर्तन संविधान का वर्गीकरण किया है कैसे। इन्होंने भी कुछ निकृष्ट और कुछ उत्कृष्ट रूप बताए हैं शासन को लेकर, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने कुछ उत्कृष्ट रूप जो बताए हैं उनके बारे में बात करते हैं। उत्कृष्ट और यह है निकृष्ट। उत्कृष्ट यानी कि राजतंत्र, धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र, नेक्स्ट है वैध या फिर प्रजातंत्र। देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है अरिस्टोटल की तरह। जैसे अरिस्टोटल ने बात करी थी 3 परिवर्तन चक्र की, 3 उत्कृष्ट शासन व्यवस्था की, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, और यहाँ क्या था? संवैधानिक या फिर प्रजातंत्र। तो यहाँ पर उसकी जगह इन्होंने क्या यूज करा है? मैकियावेली ने वैध प्रजातंत्र। और इसके निकृष्ट रूप क्या बताए हैं? देखिए, राजतंत्र का निकृष्ट रूप अरिस्टोटल की तरह भी इन्होंने ही निरंकुश तंत्र बताया है, निरंकुश तंत्र। ठीक है, निरंकुश तंत्र बताया। ठीक है, कुलीन तंत्र का इन्होंने भी वही धनिक या वर्ग तंत्र या वर्ग तंत्र, हमने धनिक या गुट तंत्र लिखा था, धनिक या वर्ग तंत्र। और इसका बताया है इन्होंने प्रजातंत्र। जहां एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एक शासन व्यवस्था थी उसने क्या बोला था? संवैधानिक प्रजातंत्र को उसने सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी थी। ठीक है, पर हमारे जो मैकियावेली ने कौन सी शासन व्यवस्था को अच्छा माना है? वैसे तो इन्होंने सैद्धांतिक तौर पर गणतंत्र शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है इन्होंने। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें गणतंत्र शासन व्यवस्था में क्या होता है? जनता द्वारा शासन इसमें किया जाता है, इसलिए इन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ माना है। पर
इटली की व्यवस्था देखकर, इटली की व्यवस्था, इटली की परिस्थिति देखकर, वहाँ की दुर्दशा को देखकर इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, निरंकुश तंत्र, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, निरंकुश तंत्र होना चाहिए, निरंकुश राजा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, स्वार्थी थे। वहाँ के लोग कैसे थे, स्वार्थी थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों की, जो लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए निरंकुश तंत्र होना चाहिए, ठीक है। जिनमें अनैतिक लोग होते हैं, जिनमें नैतिकता नहीं होती है, जिनमें अच्छे बुरे का जिनको ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, निरंकुश तंत्र का उन्होंने समर्थन किया था। चलिए, ये बात हो गई संविधानों का वर्गीकरण, हमने ऑलमोस्ट उनके सारे विचारों को पढ़ लिया है। अब हम कुछ कोटेशन के बारे में और बात कर लेते हैं, कुछ और कोटेशन भी रह गई हैं। चलिए, कुछ कोटेशन के बारे में बात करते हैं। सेवाइन, सबसे पहले बात करते हैं सेवाइन के बारे में। सेवाइन ने क्या बोला है मैकियावेली को लेकर। सेवाइन ने क्या बोला, सेवाइन ने बोला संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया। ठीक है, ये बोला है सेवाइन ने, सेवाइन ने ये कोटेशन दिया, संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यू.टी. जोन्स ने क्या बोला है। डब्ल्यू.टी. जोन्स ने क्या बोला है, डब्ल्यू.टी. जोन्स ने बोला है मैकियावेली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है। ठीक है, ये बोला है डब्ल्यू.टी. जोन्स ने। अब हम बात कर ले हैं लियो स्ट्रॉस ने क्या बोला है। लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस ने क्या बोला है, बुराई के शिक्षक, इनको बुराई के शिक्षक माना है। क्योंकि जिस निरंकुश राज्य और जिस निरंकुश शासन व्यवस्था की मैकियावेली ने बात करी है, अगर ऐसा व्यवहारिक रूप में हो जाए तो वहाँ के जनता के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे बारकर। बारकर ने क्या बोला है मैकियावेली को लेके। मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। मतलब बारकर कहते हैं, अगर हम द प्रिंस में अगर देखें और हम अगर रियल में देखें तो मुसोलिनो जो थे
मुसोलिनी जो थे वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंस में जो राजा की जो द प्रिंस में जो शासक की बात करी है वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। और वेबर ने क्या कहा है इनके बारे में। वेबर ने क्या बोला है? वेबर ने बोला है कौटिल्य का उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण। कौटिल्य का उग्र मैकियावेली वाद का उदाहरण इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस हानिकारक है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस हानिकारक है। ठीक है, ये बोला है हमारे वेबर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, और हीगल ने भी कुछ बोला है इनके बारे में। हीगल ने क्या बोला है, इसको रफ कर देती हूँ ऊपर से। हीगल ने क्या बोला, हीगल ने क्या किया था, हीगल ने प्रिंस को, कोटेशन नहीं है, एक तरीके से वर्ड याद रखने वाली बात है। प्रिंस को किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक, प्रिंस को महान और राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है। तो ये हीगल ने जो प्रिंस जो बुक है उसकी, तो प्रिंस को एक महान राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी प्रिंस को। ठीक है, जिसका और प्रिंस का जो उद्देश्य क्या बताया उन्होंने, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है। तो ये बात किसने कही है, हीगल ने। ठीक है, तो इन कोटेशंस को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गई या हीगल हो गई, इन सब से रिलेटेड जो है कोटेशंस को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली से रिलेटेड इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।